एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो इसके लिए हम लोग प्रस्ताव कहाँ ला सकते हैं, कहाँ ला सकते हैं? केवल राज्यसभा में, ठीक है। उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। और अगर उनको हटाना हो तो राज्यसभा में ही हम लोग क्या लेके आएंगे? प्रस्ताव लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, यानी जो भी इस ऑप्शंस में हैं, ठीक है, इनमें से कौन एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो वह हैं आपके KVK सुंदरम। KVK सुंदरम, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए, ठीक है, और ये एक सिविल सर्वेंट थे। तो इनका कभी भी लोकसभा से संपर्क नहीं रहा और लोकसभा के अध्यक्ष ये कभी भी नहीं थे। रेस्ट जो भी हैं ये सभी लोकसभा के अध्यक्ष कभी ना कभी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? इसके बारे में मैंने आपको पिछले कई सेशन में मैंने बताया हुआ है। तो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PIL जब लाया गया उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि ये PIL कब लाया गया। तो देखो एग्जैक्टली PIL का ईयर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कब यह प्रचलन में आया। तो 80s में, ठीक है, 80s में यह प्रचलन में आया और उस वक्त बहुत ऐसा चीज हुआ जिसके कारण से जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये लाया गया। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे PN भगवती। तो इनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इससे? तो इससे आर्टिकल 39A रिलेटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 39A किस भाग में आता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कोई। 39A किस भाग में आता है? बिल्कुल सही, ये भाग 4 में आता है और ये है आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसी एक आयोग का नाम जो आपके 4 ऑप्शन में से है जिसका जो गठन है वह कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक वो आयोग है। तो वह कौन सा है? वह निर्वाचन आयोग है। रेस्ट जो भी है ये सब स्टेटरी आयोग है, ठीक है, स्टेटरी काउंसिल है, ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयोग का गठन संवैधानिक है यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनुच्छेद कौन सा है? 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको उस अधिनियम का सारा चीज आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। वो है आपका अधिनियम 51, ठीक है। 51वां अधिनियम के अनुसार लोकसभा में अगर जितने भी मंत्रिपरिषद का जो भी आकार है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं मंत्रिपरिषद में, उसकी संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और अगर किसी राज्य का भी बात करें तो उस राज्य के विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% से अधिक उस राज्य के मंत्रिपरिषद में मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। यह है 51वां अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? तो कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषाओं के बारे में मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, कब जोड़ा गया था, कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और आज आपका क्वेश्चन है 4 भाषा को फिर से जो जोड़ा गया था वह कब जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 92nd संविधान संशोधन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची यानी शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो किस अनुसूची में है? वह है 5वीं अनुसूची, ठीक है। 5वीं अनुसूची के तहत कुछ विशेष राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में जो भी स्पेशल कैटेगरीज हैं वो है, ठीक है। और अनुसूची 6 में क्या है? इसमें से 4 राज्य स्पेशली हैं, उसी के बारे में वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य हैं? तो कौन कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके अंडर में 1 से अधिक, ठीक है, राज्य आता है? इसमें आपका राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए। तो कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं, जल्दी बताओ? 2 हैं टोटल, 3 हाई कोर्ट। कौन कौन है वो? सबसे पहला इसमें आता है आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किसका किसका है? पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है। और इसमें चंडीगढ़ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ राज्यों वाला होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यों वाला होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से 2 राज्य जरूर होने चाहिए। तो आपका सबसे पहला हो गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर लेंगे आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और तीसरा आपका इसमें से कौन है? तीसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें राज्यों में से अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य हैं? गोवा का आपसे पूछा जाता है, गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? यह है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा आ गया, और इसके अलावे भी दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव, ये सब भी आता है। अच्छा, इन टोटल अगर मैं बात करूं टोटल 6 हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका कोलकाता हाई कोर्ट जिसमें वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का है, फिर मद्रास हाई कोर्ट जिसमें तमिलनाडु और पौंडीचेरी का है, और उसके बाद केरल हाई कोर्ट जिसमें केरल और लक्षद्वीप का है। तो ये सारे जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश वाले भी हैं, लेकिन ये 3 जो है इसमें से 2-2 स्टेट करके आपको मिनिमम मिल जाएगा। चंडीगढ़ में कौन कौन मिला? पंजाब और हरियाणा। गुवाहाटी में 7 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र और गोवा। आई होप कि ये अब आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? यह सुनिश्चित कौन करता है? यह सुनिश्चित किया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का आरंभ कब हुआ है? तो ये हुआ है 1962 में। कब हुआ है? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताओ। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? आप जानते हो हमारे यहाँ पे सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और उसको फिर रद्द भी किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि इस पावर को यूज कौन करता है, किसके हाथ में ये पावर है, किसके हाथ में है? यह है राज्य विधानसभा के
तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, यानी अगर उस राज्य का विधानसभा ये चाहे कि हमें यहाँ पे विधान परिषद चाहिए, तो ये लोग एक बिल पारित करेंगे और फिर संसद उसको पास कर देगा, यानी केंद्र में वो पास हो जाएगा और फिर केंद्र उसको गठित कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर्गत? तो कितने दिनों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए? यह है आपका 6 माह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्र और राज्य। ठीक है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हुआ है तो इसमें कौन फैसला लेगा? इसमें सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगा और यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन लेता है? ये लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान अध्यात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। आपका ये सही होगा, यह एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था? तो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनका नाम था जीवी मावलंकर, जो हमारे प्रथम स्पीकर थे, उन्हीं के खिलाफ लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करते हैं? मैंने पहले बताया हुआ, ये जल्दी बताओ। ये है लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? ये क्या गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पहले बलवंत राय मेहता समिति आया जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की। इसके बाद अशोक मेहता समिति आया जिसने द्विस्तरीय तंत्र की सिफारिश की। लेकिन अशोक मेहता वाला हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, अभी हम लोग बलवंत राय मेहता वाला ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं हम लोग 22 दिसंबर को और राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? अब देखो, ये टर्म देकर आपका क्वेश्चन बेहद आसान कर दिया गया है। ठीक है, तो यह है कुमारगुप्त वन। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इन्होंने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। यह है आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको सिक्कों पर बीना या बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? द्रविड़ वेद के नाम से किस साहित्य को जाना जाता है? कौन सा साहित्य है? वह है तेवरम। ठीक है, ये साउथ इंडिया का साहित्य है और इसको द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? यानी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? कौन थी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी? ये थी गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से किस पुस्तक को हम लोग जानते हैं? तो यह है तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल पुस्तक को हम लोग तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम आप सभी को पता है किस वेद से हुआ है? जल्दी बताओ, किस वेद से हुआ है? बिल्कुल सही, ये हुआ है अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद में ही आपको जो भी आयुर्वेदिक दवा है वो सब, जादू टोना वगैरह सब चीज आपको यहीं पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? टोटल 33 भगवान आर्यों के द्वारा पूजित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? तो किस काल से सिंधु सभ्यता संबंध रखती है? तो यह है आदि ऐतिहासिक काल से। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? आसान सा क्वेश्चन। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वहां की बड़ा धान्यागार या ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती हुई थी मेहरगढ़ में। हमें खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन, यह है उपनिषद का विश्वास। ठीक है, उपनिषद में आपको इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में की गई थी? यह किया गया था पांड्य के समय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास या प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि महायान बौद्ध ने, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान और हीनयान। इसने सबसे पहले आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने यह अभ्यास कब से प्रारंभ किया आपको ये बताना है। कब से प्रारंभ किया? ये क्या, पहली शताब्दी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है 14 पूर्व को। किसको कहा जाता है? 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? अशोक के शिलालेख को अच्छी तरह से किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो वो कौन सा बौद्ध सन्यासी था जिसके समीप आकर अशोक जो है वह बौद्ध धर्म को अपनाने पर विवश हो गया? तो वो है उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से दीक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितनी तिलियां हैं? आसान सा क्वेश्चन है। कितनी तिलियां थी? ये थी टोटल 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन है, कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया? शक युग का प्रारंभ कब और किसने किया? तो ये किया गया था कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो चीन का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, कब बनाया गया था? 220 ईसा पूर्व। आपको ये बताना है किसने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? जल्दी बताओ अगर आता है तो। ये बनवाया गया था शी हुआंग टी के द्वारा। किसके द्वारा? शी हुआंग टी के द्वारा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दक्षिणापथपति, दक्षिण पथपति या दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट पदवी है, दक्षिणापथपति या दक्षिण पथपति। इस पदवी को श्री सतकर्णी प्रथम के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था। किसके द्वारा? श्री सतकर्णी प्रथम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है? ये होता है नागरिक अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद का लेखक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है, गीत गोविंद का लेखक था जयदेव। अगला क्वेश्चन है किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आप सभी को पता होगा मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध भारत में कौन सा था? यह था आपका तराइन का पहला युद्ध। लेकिन क्या यह सही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया, यानी अगर मोहम्मद गौरी सक्सेसफुल होता तो आपका आंसर होता पहली लड़ाई, तराइन का पहली लड़ाई, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी अनसक्सेसफुल था। इस कारण से दिल्ली का दरवाजा इस युद्ध से नहीं खुला। वो किससे खुला? ये खुला तराइन के दूसरी लड़ाई से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और आपको लगेगा कि आपने सही आंसर किया है। तो तराइन का युद्ध हुआ किसके साथ था? तो मोहम्मद गौरी का ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है। लेकिन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, जिसके बाद जो मोहम्मद गौरी है उसको भारत में एंट्री मिल गया। और कब हुआ था ये हुआ था 1191 में आपका हुआ था पहला युद्ध और 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? क्या बोला जा रहा है? आर्य लोग जो थे और आर्य से पहले जो लोग यहाँ पे थे उनके साथ आर्य का जो युद्ध हुआ उसमें आर्य लोग सक्सेसफुल रहे। तो क्या पर्पस क्या था? सक्सेसफुल हुआ रहे, क्यों रहे? क्या उनके पास क्या ऐसा खास था? चलिए देखते हैं एक तरफ से सारे ऑप्शंस को। उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया। दूसरा है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। तीसरा है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। चौथा है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर क्या है? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। देखो आर्य पूर्व लोग जो थे, यानी आर्य से जो लोग पहले यहाँ पे रह रहे थे भारत में, ठीक है, वो लोग मेनली जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे या युद्ध के लिए यूज़ करते थे, वो लोग हाथी यूज़ करते थे। अब हाथी जो है वो बहुत स्लोली चलता है और बहुत बड़ा पशु है। ठीक है। उसके रख रखाव में और युद्ध में लड़ाई करने में भी वो बहुत अधिक कारगर नहीं होता था घोड़े के बनिस्पत। घोड़ा बहुत ही फास्ट जानवर है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था उनका युद्ध जीतने का। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन किस क्षेत्र में था? कहाँ था? ये था तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डैश के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होता है, ठीक है, उस वक्त उद्योग के पास कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं होता, क्योंकि वो लोग दीर्घावधि औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। ठीक है। ताकि वो लोग सारे रिसोर्सेज को यूज करके कॉस्ट को जितना कम से कम हो सके रख सके और मार्केट में कॉम्पीट कर सके। अगला क्वेश्चन है एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो एडम स्मिथ ने जो कराधान का अधिनियम दिया है उसमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? तो सरलता का अधिनियम। ठीक है। ये अधिनियम कोई अधिनियम नहीं है एडम स्मिथ के अनुसार कराधान का। तो है क्या क्या? निश्चितता का अधिनियम, सुविधा का अधिनियम और किफायत का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है। किस चीज का मेजरमेंट होता है? ये होता है किसी भी फर्म के समान और अधिसमान दोनों लाभों के रूप में आपको मापना होता है, अगर आप उसका एकाधिकार शक्ति को माप रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था J.A. शुम्पीटर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है?
अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन से, यानी बिना संसद के परमिशन से किया जा सकता है। कौन सा निधि है, कौन सा फंड है जिससे ये किया जा सकता है? तो ये आपका भारत का आकस्मिकता निधि या आकस्मिक निधि, ठीक है। आप सभी को पता है आकस्मिक निधि से बिना संसद के पूर्व अनुमोदन से खर्च किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? क्या है? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। अच्छा, ये देखो, प्रशासन पर नियंत्रण, अगर प्रशासन पर नियंत्रण का बात करें तो ये 3 तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। एक, जैसे आप पढ़ते हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायी नियंत्रण हो गया, कार्यपालिका नियंत्रण हो गया और न्यायपालिका यानी न्यायिक नियंत्रण हो गया आपका, ठीक है। 3 तरह का नियंत्रण होता है प्रशासन पर। अब नियंत्रण करने का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण करने का मतलब हो गया जो भी काम चल रहा है, ठीक है, उस पर आप किस तरह से कंट्रोल लगा सकते हो, उसको किस तरह से क्वेश्चन आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर विधायी का बात करें, यानी संसद में जो भी कार्रवाई चलता है, जो भी बिल आता है या जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोग जैसे क्वेश्चन आवर करके, यानी क्वेश्चन करके, ठीक है, क्वेश्चन आवर के दौरान, बजट सत्र में होता है आपका स्थगन प्रस्ताव लाकर, या जो भी चीज़ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग उसमें चीज़ आता है आपका, सरकार के अगेंस्ट में आता है, जैसे लोक लेखा, ठीक है, यानी क्या खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखना, यानी जो भी ऐसे चीज़ें हैं उसको हम लोग नियंत्रण के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा नहीं आएगा? तो यह है आपका शून्यकाल। शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। रेस्ट जो भी 3 ऑप्शन है इसमें से सब आता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है एक प्रमुख विशेषता? एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निर्णय विधि। क्या कहा जाता है? निर्णय विधि। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? तो यूरेनियम का डिपोजिशन भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग जल योजन। क्या कहते हैं? जल योजन। अगर जल स्वयं किसी के साथ केमिकली मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल योजन। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? कुनैन, आप सभी को पता है कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है हमें? कुनैन हमको सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए किस सिचुएशन में? तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बायो से आपका, ठीक है। जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोटीन यूज होता है? तो 2 प्रोटीन है, जल्दी बताओ कौन सा प्रोटीन है? वो है एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन कैसा है? ये दोनों प्रोटीन जो है वह कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किस काल में हुए थे? देखो, धातु से बने सिक्के को सबसे पहले जो सिक्के यूज हुए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पंचमार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये आपका जो आया था अस्तित्व में वो 6th सेंचुरी BC के आसपास आया था। तो वो काल किसका होगा? वो काल बुद्ध का काल रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो समरूपता जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी है, ठीक है। रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल कारखाना है, ठीक है। तेल रिफाइनरी कारखाना कौन सा? जामनगर रिफाइनरी, जो गुजरात के जामनगर में है।
अगला क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? वो काल्पनिक रेखाएं जो एक ही तापमान वाले जगहों को जोड़ती है, तो उसको हम लोग आइसोथर्म या समताप रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की? तो वंदे भारत एक्सप्रेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? ये हमारे गृह मंत्री के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको दिल्ली से वैष्णो देवी तक चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनियक था, इनियक क्या था ये आपको बताना है। इनियक क्या था, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। तो इनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट बनता है, एक बाइट कितने बिट से बनता है? आसान सा क्वेश्चन है, एक बाइट 8 बिट से बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रकाश। ठीक है, याद रखना, प्रकाश पोर्टल कहाँ काम आएगा? तो ये आएगा जितने भी ऊर्जा यानी आपके थर्मल पावर स्टेशन हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कोयला पहुँचाया जाता है उसकी प्रक्रिया को उसकी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। ठीक है, आप जान रहे हो जीवित जीवों के उनके जो परिवेश में, उनके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, उन दोनों के बीच के रिश्ते को कौन दर्शाता है? तो इकोलॉजी। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर पारिस्थितिकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। वह कौन सी शाखा जो जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? आपको उस शाखा का नाम बताना है जो पर्टिकुलर स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन स्टडी करता है। तो वो कौन सा है? वो है स्व पारिस्थितिकी यानी ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किस कोशिकांग को यानी सेल ऑर्गेनेल को एटम बम कहा जाता है? तो दो नाम है, एटम बम या आत्महत्या की थैली। ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसको 5 सितंबर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में शिक्षक दिवस। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होती है या परिवर्तन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके फिजिक्स से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? कोई दर्पण है और इस पर एक रे पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद क्या इसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसमें सिर्फ इसके आयाम में यानी एम्पलीट्यूड में चेंजेस आता है और इसके आवृत्ति और वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके आयाम में यानी एम्पलीट्यूड में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिका जो दूसरे वर्ल्ड वॉर में एंट्री अमेरिका का हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या था? क्या था उसका तात्कालिक कारण? उसका तात्कालिक कारण था जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी किया था, जिसके कारण से अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया होती है। पौधों में श्वसन क्रिया किस समय होती है? तो पौधों में श्वसन क्रिया बताओ कब होती है? देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप याद रखना दिन और रात दोनों टाइम में श्वसन क्रिया होती है। अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देता, ठीक है, तब आपका होता केवल दिन में। तो बहुत लोग थोड़ा सा सीरियस होकर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देता फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का काम,
तो होता केवल दिन में, लेकिन श्वसन है तो श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला चुनाव आयुक्त तो ये थे डॉक्टर सुकुमार सेन, ठीक है। और अभी चुनाव आयुक्त कौन है? अभी चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो किस नदी के द्वारा? यह है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहला हैवी वेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? हैवी वेट मुक्केबाज का नाम बताना है जो कभी भी परास्त नहीं हुआ है। वो कौन है? वह है रॉकी मार्सियानो। रॉकी मार्सियानो जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कभी भी परास्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? वो कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन गांधी जी ने किया था? तो वो है नवजीवन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों की स्थिति को अंतिम रूप देने हेतु गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखना, रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? रातापानी टाइगर रिजर्व तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगी। अब यहाँ दो टर्म आया है आपके लिए, कोर और बफर, ठीक है। तो ये कभी मैं डिटेल से अगर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे अंदर वाला भाग कोर होता है जहाँ पे बहुत अधिक हाई सिक्योरिटी होता है। हाई सिक्योरिटी नहीं बोल सकते हैं, हाई आप बोल सकते हो इसको प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी आप इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री मना रहता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व तो एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है ना, ये तो बहुत किलोमीटर तक, बहुत हजारों किलोमीटर तक ये फैला हुआ एरिया होता है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हो गया कोर, उसके बाद होता है बफर एरिया, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो ट्रांजिशन एरिया में जो प्रोटेक्शन होता है वो मिनिमम होता है, इससे थोड़ा अधिक बफर एरिया में होता है, और सबसे अधिक प्रोटेक्शन होता है आपके कोर एरिया में, ठीक है। तो वहीं से लिया गया आपका ये चीज, रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र की स्थिति को अंतिम रूप देने हेतु गठित एक समिति पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। किस टाइगर रिजर्व को लेकर? रातापानी टाइगर रिजर्व को लेकर। तो किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन सी वो क्रिकेटर हैं? वो है हरमनप्रीत कौर। मेल और फीमेल दोनों का बात किया जा रहा है, ठीक है। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच हरमनप्रीत कौर ने पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो जिस किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक है वह 20 है तो उसको आप कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे? आसान सा क्वेश्चन है। देखो जब भी आप किसी भी परमाणु का एटॉमिक विन्यास लिखते हो, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो? आपको सबसे पहले पता है कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें से कितना होता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जितना है उसमें 8 हो सकता है, ठीक है। तो 2 है, उसके बाद 8 आया यानी 10 हो गया, फिर 8 आया 18 हो गया, तो बचा कितना? 2 बचा, क्योंकि इसमें 20 ही था टोटल। तो आपका हो जाएगा 2882, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ये बात आपको पता है ना कि पहला वाला जो ऑर्बिट है उसमें आप सिर्फ 2 ही रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से 8 8 8 8 आप रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन सा एलिमेंट? तो ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है। हैलोजन 7th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप हम लोग कहते हैं, ठीक है। और हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दोनों है, तो दोनों में से किसी एक को लेना है। इस कारण से आपका जो प्रमुख घटक है वो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है? KMnO4 का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं? तो हम लोग
केमेनोकाफोर रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। इन डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम लोग केमेनोफोर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं। तीव्र सीसा विषाक्तन यानी लेड पॉइजनिंग। ठीक है, जनरली हम लोग जो लेड है आपका सीसा है, इससे जो पॉइजन फैलता है उसको हम लोग लेड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये जाना जाता है प्लम्बिज्म के नाम से। किसके नाम से? प्लम्बिज्म के नाम पे। ठीक है, इसको याद रखना, सीसा विषाक्तन यानी लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति नहीं, वर्टिकल जो वेलोसिटी वायु में होता है, हवा में, एयर में जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग वायु धारा या एयर करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको वायु प्रक्षोभ भी मिलेगा आंसर, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि वायु प्रक्षोभ हो गया आपका एयर टर्बुलेंस या आउटबर्स्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही रैपिडली जो एयर होता है, एयर का मूवमेंट होता है, और ये इरेगुलर शेप में होता है। जनरली ये वर्टिकल शेप में हो जाता है, लेकिन इसका शेप जो है इसका डायरेक्शन जो है वह इरेगुलर होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा वायु धारा या एयर करंट। एयर करंट आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सस्यावर्तन मदद करता है। अब देखो, इंग्लिश मीडियम वाले आसान से ये क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगा। आप बोलो क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि ये टर्म है ना, ये टर्म आपको दिक्कत करेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या टर्म है पता है? आपका है क्रॉप रोटेशन। क्या है? क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जहाँ पे आ गया तो वो आसानी से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपको फसल चक्रण देता तो आप आसानी से कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? सस्यावर्तन। इसका दूसरा टर्म क्या हो गया? आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसका हो गया फसल चक्रण। ठीक है, फसल चक्रण को सस्यावर्तन भी कहा जाता है। तो आप बताओ, फसल चक्रण किस चीज में मदद करता है? देखो, फसल चक्रण जो है यानी क्रॉप रोटेशन है, उसका मेन जो पर्पस है वह है मिट्टी के उर्वरता को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका होता है कि जो भी फसल आप लगाते हो, अगर लगातार उसी को लगाते रहोगे तो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा और आपका जो उपज है वह भी कम होता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बार अगर मान लो कोई फसल लगाते हैं, फिर दूसरे सीजन में दूसरा फसल लगाते हैं, तो इससे होता क्या है? जिस चीज को पहले वाले पौधे ने लिया, हो सकता है दूसरा वाला जो हम लोग पौधा लगाते हैं सीजन वाइज, वो चीज वो लोग मिट्टी को वापस कर देता है। ठीक है, इसके कारण से मिट्टी का जो आप बोल सकते हो शक्ति है वह बना रहता है और फसल भी आपको अधिक मात्रा में आता है। तो यहाँ के आपके ऑप्शंस के हिसाब से अधिक फसल पैदा करने में ये मदद करता है। क्या? सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? अब ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को परेशान करने के लिए डाला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर अपने हिसाब से कोई भी आंसर ले लेगा और आपको मजबूरन उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कारण आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और जो आंसर लिया गया था वो था नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, मैंने क्यों बोला कंफ्यूजन हो सकता है, ये तीन टर्म देखो, नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर क्वेश्चन उसको पूछना ही था, थोड़ा सा और डिटेल डालकर पूछना था। क्वेश्चन आप देखो क्या है, प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, यानी एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहां पे वन्य जीव को संरक्षण दिया जाए, इसको क्या कहेंगे? अब इसको तो आप बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल सकते हो, सेंचुरी भी बोल सकते हो, नेशनल पार्क भी बोल सकते हो, तीनों में से कोई भी बोल सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क ही क्यों लेंगे, क्यों बायोस्फीयर रिजर्व नहीं लेंगे? तो यहाँ इस क्वेश्चन को छोड़ो और मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करो। देखो, सेंचुरी और नेशनल पार्क, इस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर अंतर क्या है कि अगर ये क्षेत्र सेंचुरी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ये की पॉइंट्स याद रखना है, ये भी संरक्षित क्षेत्र ही है, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक लिमिटेड मात्रा में परमिटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क जो है सेम इसी क्षेत्र को अगर ह्यूमन एक्टिविटी से प्रिवेंशन मिल जाए, यानी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगा,
तो अब हम लोग इसको बोल देंगे नेशनल पार्क। अगर थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सेंचुरीज, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, सेंचुरीज जनरली कोई भी खास स्पीसीज के लिए बनाया जाता है, पर नेशनल पार्क ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि कोई खास स्पीसीज के लिए बनाया जाए। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में किसी एक स्पीसीज का रख रखाव या मान सकते हो उसका जो संख्या है वो ज़्यादा हो, ठीक है, मेनली वो उस चीज़ के लिए जाना जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन सेंचुरीज जनरली जो होते हैं वो खास स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों डिफरेंस हुआ। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें आपका कई सेंचुरीज आ सकता है, कई नेशनल पार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, और इस पूरे एरिया को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो मैंने 3 डिफरेंस बताया, तीनों चीज़ों में मैंने डिफरेंस बताया। अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी इंक्लूड करता तो आप बोल सकते थे ना, या तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व होगा, सेंचुरी होगा, नेशनल पार्क होगा। यहाँ तो सिंपल सा एक चीज दे दिया, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेशनल पार्क ही क्यों बोला, नेशनल पार्क इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहली बात कानूनी तौर पर आरक्षण मिल रहा है उस क्षेत्र को, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि किस चीज को संरक्षित करना है। तो यहाँ पे वन्य जीवन दिया हुआ है, तो वन्य जीवन अगर कानूनी तौर पे संरक्षित किया जा रहा है तो नेशनल पार्क बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। जूट के रेशे पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा जूट का जो पौधा होता है, ठीक है, उसके तने से हम लोग उसका जो आप बोल सकते हो ना उसका छाल, ठीक है, या उसका जो कवरिंग होता है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके जूट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती है, यानी वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइलें भारत में कहाँ असेंबल की जाती है। ब्रह्मोस मिसाइलें हैदराबाद में असेंबल की जाती है, ठीक है। और ब्रह्मोस का हेड ऑफिस कहाँ है, ये हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, लेकिन इसका जो असेंबल करने वाला केंद्र है वो है आपके हैदराबाद में, ठीक है। और अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें, यानी ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें, तो ये आपका कहाँ है, ये है त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। तो 3 चीज़ों को आपको याद रखना है ब्रह्मोस मिसाइल से, जो अभी मैंने आपको बताया कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो भी काम होता है इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, ठीक है, और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसका प्रोडक्शन केंद्र कहाँ है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है, यह है आपका त्रिवेंद्रपुरम में। लेकिन इसका असेंबल कहाँ किया जाता है, इसको इंटीग्रेट कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है हैदराबाद में। अच्छा, इसका एक और असेंबल सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, वो पिलानी में बनाया जा रहा है। तो आगे क्वेश्चन यानी आगे के एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है, ठीक है। तो हैदराबाद प्लस पिलानी, तो अभी वर्तमान में हैदराबाद में इसको असेंबल किया जा रहा है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो एक लाइक कर दो यार, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दो। आजकल आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करो और सबको सब तक ये क्वेश्चन पहुंचाओ जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।